हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। दरअसल एक खबर आई जिसमें बताया गया कि फरीदाबाद में एक विक्टिम है जिनके साथ 4.5 करोड़ रुपए की 4 करोड़ 43 लाख रुपए की ठगी हो गई है। और उस ठगी के मामले में जब साइबर कंप्लेंट हुई तो देश भर के 36,000 बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, ब्लॉक कर दिए गए। यानी कि 36,000 लोग सिर्फ एक कंप्लेंट की वजह से अपना बैंक अकाउंट नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। तो समझ सकते हैं कि आप ये समस्या कितनी बड़ी है। जब एक कंप्लेंट के अगेंस्ट में 36,000 बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं तो आप अंदाजा लगा लो कि प्रतिदिन साइबर अपराध के लगभग 10,000 केस होते हैं। और जब वो केस इस तरीके से प्रोसेस होते हैं तो कितने अकाउंट रोजाना बेसिस पर फ्रीज हो रहे होंगे। क्या कारण है, क्यों फ्रीज होते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आगे बढ़े, एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों को अगर डिजिटली अवेयर करना चाहते हैं तो इस तरह की वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। तो मामला कुछ ये है कि फरीदाबाद के एनआईटी थाने में एक कंप्लेंट दर्ज होती है। दर्ज कहाँ होती है? पहले 1930 जो कि गृह मंत्रालय का यानी कि भारत सरकार का ऑफिशियल एनसीआरपी पोर्टल जिसको कहते हैं, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उस पर एक विक्टिम ने 24 अक्टूबर 2025 को कंप्लेंट दर्ज कराई। कहा कि भैया मेरे साथ 4 करोड़ 43 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया है। जब भी कोई, तो ये जो व्यवस्था बनाई गई है भारत सरकार की, वो व्यवस्था क्यों बनाई गई है? वो इसलिए बनाई गई है कि साइबर अपराध को अंकुश लगाना है, साथ में जिन विक्टिम्स का पैसा खो गया है यानी कि जिन विक्टिम्स के साथ में धोखाधड़ी हुई है वो पैसा उनको वापस दिलाया जाए। इस उद्देश्य के साथ ये सिस्टम सेट किया गया जिसको कहा गया नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो क्या होता है, जैसे ही कोई विक्टिम एनसीआरपी पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराता है, वहां बताता है, सारे ट्रांजैक्शन आईडी देता है, सारे पेमेंट प्रूफ देता है कि मेरे साथ फला फला स्कैम हो चुका है और इन बैंक अकाउंट्स में मैंने पैसे डाले हैं। तो वो पोर्टल क्या करता है? ये गृह मंत्रालय का पोर्टल है जो कि सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ा हुआ है, सभी टेलीकॉम मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि जो नंबर आप वहां पर रिपोर्ट करते हैं वो नंबर भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं वेरीफाई करने के लिए कि स्कैमर का है, किसका है, इसका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही वो सारी ट्रांजैक्शन ट्रेस करके उन सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता है जिन अकाउंट्स में वो पैसा पहुंचा होता है। उद्देश्य बहुत साफ है। उद्देश्य ये था कि भाई जिसके पैसे गए हैं, जिस अकाउंट में गए हैं, उसके खिलाफ कंप्लेंट है तो उसको फ्रीज कर दो, वो पैसा वहां रुक जाएगा तो कम से कम वो पैसा आगे निकलेगा नहीं और उसको फिर हम विक्टिम को वापस करा सकते हैं। तो आपको लगा होगा कि बहुत ही सही सिस्टम है, इससे विक्टिम को पैसे मिल जाते होंगे, लेकिन जवाब है नहीं। इसी पूरे सिस्टम की वजह से ही पूरा एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का तंत्र चल रहा है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे ही वो सारे बैंक अकाउंट जिनमें की विक्टिम का पैसा गया था वो फ्रीज होते थे तो साइबर अपराधियों ने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि पैसा फ्रीज हो जाता है तो हम तो निकाल नहीं पाते, इसके पहले ही अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। तो साइबर अपराधियों ने क्या काम शुरू किया? उन्होंने उन अकाउंट से पैसों को आगे दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जो मेन अकाउंट होते थे वही म्यूल अकाउंट थे, यानी कि उनके कोई अता पता नहीं, जिनके नाम पर खुले हैं, उन्होंने या तो अपना बैंक अकाउंट बेचा है किसी को पैसों के लालच में, या कमीशन पर रेंट पर दिया है, या फिर बैंक वालों की धोखाधड़ी से वो बैंक अकाउंट खुले हैं जिनमें इस तरह की रकम साइबर अपराधियों द्वारा ली जाती है। तो अब उन अकाउंट को फ्रीज करने तक बात नहीं चल रही थी, तो देखा गया कि उन अकाउंट से आगे हजारों अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उसको भी रोकना होगा, क्योंकि जब तक वो फ्लो नहीं रुकेगा विक्टिम को पैसे कैसे मिलेंगे? तो मान लीजिए कि ए अकाउंट में, आईसीआईसीआई का कोई अकाउंट है, उसमें 1 करोड़ रुपए गए, तो साइबर अपराधी उसको तुरंत ही उस अकाउंट से फर्दर आगे 10, 20, 50, 100 ट्रांजैक्शंस के थ्रू वो 1 करोड़ रुपए स्प्लिट करके तमाम सारे और दूसरे अकाउंट्स में भेज दिया जाता है। वो अकाउंट कौन से होते हैं? ऑब्वियसली वो भी म्यूल अकाउंट होते हैं। अब समस्या गंभीर थी तो सरकार ने कहा चलो ठीक है, अब हम लेयर अकाउंट को भी फ्रीज करेंगे। यानी कि पहले वो अकाउंट जिनमें डायरेक्टली पैसा गया है, फिर उन अकाउंट से जहां जहां पैसा राउट हुआ है उन सारे बैंक अकाउंट को ट्रेस करो और उन सारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दो। यही एक सोल्यूशन समझ में आया और ऐसा सोल्यूशन लगाया गया। हमें लग रहा होगा बहुत सही सिस्टम है, लेकिन यहां समस्या क्या पैदा हो गई? समस्या ये पैदा हो गई कि देश भर के अंदर अगर 10,000 विक्टिम्स ऐसे हैं जिनके साथ में साइबर अपराध हो रहा है, तो लाखों विक्टिम्स ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट्स बिना किसी वजह फ्रीज हो गए हैं। बिजनेसमैन, व्यापारी, इनका धंधा करना मुश्किल हो गया है। साथ ही भ्रष्टाचार इतना चरम पे पहुंच गया है जिसके बारे में मैं लगातार पिछले वीडियोस में बात करता आया हूं। एक तो स्टिंग ऑपरेशन भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जयपुर के एक थाने में 2,000 रुपए के बैंक अकाउंट फ्रीज के चलते 5,000 रुपए की घूस लेकर के 2 साल बाद एक बंदे ने अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराया था। अब वापस लौटते हैं फरीदाबाद वाले मामले में। 36,000 बैंक अकाउंट फ्रीज करने के बाद, यानी कि लाखों रुपए अलग अलग बैंक अकाउंट में फ्रीज करने के बाद भी, 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद भी क्या उस विक्टिम को पैसे मिले?
कितने पैसे मिले उसको पता है आपको? जीरो, शून्य। यानी कि विक्टिम को 4,43,00,000 रुपए में से एक भी रुपया नहीं मिला। लेकिन 36,000 नए विक्टिम पैदा हो गए। करोड़ों रुपया उन 36,000 लोगों के बैंक अकाउंट में फ्रीज है, जो कि उनका खुद का कमाया हुआ पैसा है। इन 36,000 में से सिर्फ 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका सीधा सीधा संबंध था और पुख्ता सबूत है कि उन्हें इस पूरे साइबर अपराध की जानकारी थी। उन्हें पता था कि ये पैसा जो उनके अकाउंट में आ रहा है वो साइबर अपराध का आ रहा है। यानी कि इस केस में भी जो पकड़े गए हैं वो साइबर अपराधी नहीं है, क्योंकि साइबर अपराधी बड़े बड़े साइबर अपराध बाहर के देशों से इंडिया में कर रहे हैं, और हमारे भारत के लोग म्यूल बन करके अपना बैंक अकाउंट रेंट पर दे करके इस तरह से लोगों को शहद दे रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, और पैसा जो है वो भारत से बाहर देशों में भेजा जा रहा है, हवाला के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू और तमाम तरह के अनधिकृत स्रोतों के थ्रू। तो अब सवाल यह है कि 36,000 लोगों के पास पैसा कैसे पहुंचा, और वो विक्टिम है तो कैसे विक्टिम बन गए। तो यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। कुछ केसेस हाल ही में हुए हैं, उनका रेफरेंस लेता हूं। अभी हाल ही में एक जयपुर में केस हुआ था, जहां पर एक व्यक्ति जो कि पेट्रोल पंप संचालक थे, उनके खाते में 50 लाख रुपए थे। कोई बंदा आता है, उनके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करके चला जाता है, और उसके कुछ दिनों बाद उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। 3-4 महीने तक वो परेशान रहते हैं। मतलब जिसके खाते में 50 लाख रुपए हो, उसको अपना पेट्रोल पंप चलाना है, लाखों रुपए का पेट्रोल आता है जाता है, वो पूरा का पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। बंदा मानसिक तौर पर इतना परेशान था, 3 से 4 महीने तक उसने परेशानी में रहने के बाद खुद को जो है खत्म कर लिया, यानी कि विषाक्त पदार्थ खा करके वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका बैंक अकाउंट सिर्फ इस वजह से फ्रीज था क्योंकि किसी एक बंदे ने आकर के उनके यहां पेट्रोल भरवाया और यूपीआई से पेमेंट कर दिया। यानी कि साइबर अपराध से उनका कोई भी लेना देना नहीं था। ठीक है, बावजूद इसके चूंकि एक बंदा जिसने कहीं कोई ऑनलाइन गेम खेला होगा, आपको पता ही है कि फर्जी गेम्स इंडिया के अंदर कितने सारे आज भी चल रहे हैं, बैन होने के बाद भी चल रहे हैं। उन गेम्स को जब आप खेलते हैं और उनसे जो आपको विड्रॉल मिलता है, तो आपको लगता है कि कहां से मिलता है वो पैसा। कोई वो गेमिंग कंपनी रजिस्टर्ड तो है नहीं, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज तो है नहीं। तो उन जो खातों से पैसा आता है, वो खाते वही म्यूल अकाउंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम या फिर शेयर ट्रेडिंग स्कैम या जो भी आजकल जितने भी तरीके के स्कैम चल रहे हैं, उनमें जिन अकाउंट में पैसा लिया जाता है, उन्हीं अकाउंट से घूम फिर करके इन गेमिंग्स का पैसा भी आता है। तो उस तरह का गेम खेल करके किसी बंदे ने अपने खाते में पैसे लिए हो और वो आगे जाकर के चाय की दुकान पे जाकर के चाय भी पी लेता है, तो उसकी दुकान का भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। एक और केस बताता हूं, दिल्ली का बहुत ही मशहूर केस था पवन कुमार राय जी का। छोले भटूरे वेंडर हैं, 3 प्लेट छोले भटूरे किसी ने खाए, 105 रुपए या 150 रुपए कुछ उनको पे किए। पे करने के बाद वो बंदा चला जाता है और थोड़े दिन बाद उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। डेली का खर्चा उसी अकाउंट से होना था, कई महीने तक वो परेशान रहते हैं, फिर उनको हाईकोर्ट जाना पड़ता है और हाईकोर्ट ये डिसीजन देता है कि भैया सिर्फ उतने अमाउंट को लीन किया जाए, बजाय इसके कि पूरा अकाउंट ही फ्रीज कर दिया जाए। यही नहीं, थोड़े दिन पहले वी मार्ट का केस भी आया था। वी मार्ट जैसे एक बड़े नेटवर्क के बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि किसी एक कस्टमर ने आकर के 4,000 रुपए की खरीदारी कर ली और वो जो 4,000 रुपए आए थे वो किसी 22 लाख रुपए के फ्रॉड का एक हिस्सा था, जो एक 6th लेयर में उस बंदे के पास आया था, जिस बंदे ने फिर फर्दर वी मार्ट से खरीदारी कर ली और वी मार्ट का बिजनेस अकाउंट जो कि करंट अकाउंट था, 75 करोड़ की ओवरड्राफ्ट लिमिट वाला अकाउंट फ्रीज कर दिया साइबर अपराधियों ने। वो भी चेन्नई कोर्ट पहुंचते हैं, वहां पर जाकर के फैसला आता है कि भैया जितना अमाउंट आया है उसको ही फ्रीज किया जाए। इसी साल फरवरी में दिल्ली में एक लॉजिस्टिक कंपनी के पास एक केस आया था, खाते में 93 करोड़ रुपए और 200 रुपए के लिए वो पूरा का पूरा बैंक अकाउंट उनका फ्रीज कर दिया गया। अब बात करते हैं हैरेसमेंट और भ्रष्टाचार की। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, आप क्या करते हो? सबसे पहले जाते हो आप YouTube पे सर्च करने की क्या करें भाई साहब। तो आपको सलाह मिलती है कि आप बैंक जाइए, बैंक जाकर के वो एक्नॉलेजमेंट कॉपी लेकर के आइए, जिसमें कि ये सब दर्ज होगा मामला कि आपका बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया है, किस ट्रांजैक्शन के तहत फ्रीज किया गया है। क्योंकि आपको बहुत दिन तक तो पता ही नहीं चलता कि भैया फ्रीज क्यों हुआ है, सिर्फ आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है साइबर सेल के द्वारा। फिर जब आप बैंक पहुंचते हैं तो बैंक में आपको किस तरह का व्यवहार का सामना करना पड़ता है, ये देख लो आप। ये HDFC बैंक की एक शाखा का वीडियो है, ये मैं आपको सुना देता हूं कि कई सारे बैंकर्स इतने बदतमीज होते हैं, मैनेजर्स हो चाहे कुछ भी हो, वो इस तरीके से लोगों के साथ पेश आते हैं जो वहां पर सिर्फ ये पूछने जाते हैं। मतलब जिस बैंक में आप अपनी पूंजी जो सुरक्षित रहे इसलिए रखते हैं, वो लोग आपके साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। वो लोग आपको साइबर अपराधी तक बता देते हैं कि भैया तुमने साइबर फ्रॉड किया है, जबकि आप एक्चुअल में विक्टिम हो। आपने सिर्फ कोई एक गेम से पैसा ले लिया था, या हो सकता है कि आपने कोई क्रिप्टो बेचा हो, USDT बाय सेल किया हो, वहां से P2P के थ्रू आपके पास कोई UPI से पेमेंट आया हो। मतलब आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो बैंकर आपको सबसे पहले साइबर अपराधी बताने में तुल जाता है। तो ये वीडियो देखिए आप पहले। आप बाहर कर देंगे सर? नहीं, आप बाहर कर देंगे, कस्टमर को बाहर कर देंगे आप।
आप बाहर करेंगे? आप अकाउंट आपने बंद कर रखा? नहीं सर, वीडियो चालू रहेगी सर। आप मेरा अकाउंट बंद है, आप क्या कहते हैं मेरी पूरी दुकान बंद हो रखी है। कम से कम कुछ नहीं, मेरे यहाँ कम से कम 25 से 30 लड़के काम करते हैं। जैसे आपकी बैंक में क्या कहते हैं 25 से 30 लोग काम कर रहे हैं, मेरे यहाँ भी 25 से 30 लोग काम कर रहे हैं। उनकी नौकरियां जाएंगी, कौन जिम्मेदार होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा ये बताओ सर। है आप बाहर निकालोगे मुझे? आप मुझे बैंक से बाहर निकालोगे, मेरा अकाउंट बंद हो गया है। मैं भी ऐसा है। अभी आप जिस गर्मी में बात कर रहे थे उस गर्मी में बात कर रहे हैं ना, बाहर निकल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अब आप बाहर निकाल के दिखाओ मुझे। अरे रुक जा, मैं ऐसे फोन लगा रहा हूँ दक्षिण। कौन सा आपका उत्तर लगता है? दक्षिण लगता है। मैं फोन कर दे रहा हूँ सर को। देख लिया आपने। तो इस तरह की हरासमेंट सबसे पहले बैंक से होती है। अब बंदा परेशान क्या करे, कहाँ जाए, फिर वो अपने लोकल साइबर सेल पे कॉल करता है 1930, सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या करें। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, ये जो अकाउंट आपका फ्रीज हुआ है वो यहां से नहीं हुआ है, ठीक है ना। आप रहते हैं दिल्ली में और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है केरला से या कर्नाटक से या यूपी से या गुजरात से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां से कंप्लेंट हुई है वहीं जाना पड़ेगा। फरीदाबाद वाले केस पे लौटते हैं। फरीदाबाद के उस एनआईटी साइबर सेल में हर हफ्ते 10 से 12 लोग पहुंच रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, और एक नहीं कम से कम 17-18 राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं, ये कहते हुए रो रहे हैं वहां जाकर के कि सर 200 रुपए के लिए मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। मतलब इसका स्टेटमेंट है अखबार में। पुलिस वालों ने बताया कि भैया लोग यहां आते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाए। जबकि उस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, बावजूद इसके जितने भी बैंक अकाउंट हैं वो अब तक अनफ्रीज नहीं हुए हैं। तो पहले बैंक से कोई सपोर्ट नहीं मिला, लोकल साइबर सेल से कोई सपोर्ट नहीं मिला, फिर आप यूट्यूब पर जाते हैं कि भैया कोई इन्फ्लुएंसर इस बारे में बता रहा है तो चलो वहां पर उनसे बात करते हैं। जब आप उनसे बात करने जाएंगे तो बोलेगा भैया 500 रुपए लगेंगे बात करने के, या फिर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, तब हम आपसे आपका केस समझेंगे और आपसे बात करेंगे। ऐसे में बहुत सारे फ्रॉड यूट्यूबर्स पैदा हो गए। आप जाके कहीं कमेंट करके आ जाओ कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, तुरंत आपको कोई बोलेगा डीएम मी, आप डीएम करते हो तो बताएगा कि मैं फला फला एडवोकेट हूं और मैं तुम्हारा अकाउंट 2000 रुपए में अनफ्रीज करा दूंगा। 2000, 3000, 5000, 10,000 कुछ भी वो आपसे मांगता है। आपकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, आपसे कहता है भैया घर बैठे बैठे अकाउंट फ्रीज है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी सेटिंग ऊपर तक है। पहले वो आपसे 3000 रुपए लेता है, थोड़े दिन बाद कहता है कि देखो ऐसा है कि पुलिस वालों को भी पैसे खिलाने हैं तो थोड़े पैसे और तुमको देने पड़ेंगे, 5000 रुपए और दे दो। आपने उसको 10,000 रुपए दे दिए। 10,000 देने के बाद वो आपको एक फर्जी एनओसी, जी हाँ एक फर्जी एनओसी बना के देता है पुलिस की तरफ से कि भैया आपका काम हो गया, ये पकड़ो एनओसी और अब आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, ये एनओसी जाकर के अपने बैंक वाले को दे दो। फिर जब आप अपने बैंक पहुंचते हो एनओसी लेकर के तो बैंक वाले कहते हैं कि भाई ये एनओसी वैलिड नहीं है, ये एक फर्जी एनओसी है। फिर जब आप उस अकाउंट को विजिट करते हो तो उस अकाउंट से आपको कोई जवाब नहीं मिलता, वो सारे नंबर बंद हो जाते हैं। यानी कि आप खुद भी साइबर ठगी के अब शिकार हो जाते हो। पहले अकाउंट फ्रीज था, अब आप साइबर ठगी के शिकार हो गए। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली यह है कि तमाम सारे राज्यों की हाईकोर्ट ने अलग अलग मामलों में ऐसे फैसले सुनाए हैं जिसमें कहा है कि भैया जितना अमाउंट, जिस अमाउंट पर आपको शक है, जो संदेह के घेरे में है, सिर्फ उस अमाउंट पर लीन लगाइए, बजाय इसके कि आप पूरा अकाउंट ही फ्रीज कर देते हैं। ऐसे तमाम फैसले अलग अलग हाई कोर्ट्स के मौजूद हैं। बावजूद इसके जो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है एनसीआरपी का, वो लगातार न राज्य देखता है, न संस्थान देखता है, न व्यक्ति देखता है कि क्या वो व्यक्ति साइबर अपराधी है या नहीं है। सीधे सीधे ब्लैंकेट एक पूरे अकाउंट को ही फ्रीज कर दिया जाता है, जिससे कि लोगों की आजीविका पे फर्क पड़ता है। और सब लोग इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो हाई कोर्ट पहुंच जाए, सब लोग इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो एक लॉयर हायर करें या फिर ट्रैवल करके उस राज्य तक पहुंचे जहां से उनके खिलाफ कोई साइबर कंप्लेंट की गई है। तो जो व्यवस्था विक्टिम्स के सपोर्ट के लिए बनाई गई थी, यानी कि विक्टिम्स के लिए आसानी हो रिपोर्ट करना और साइबर अपराधियों को पकड़ना और पैसों को ट्रेस करना, वही व्यवस्था जो है आज के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। क्योंकि अगर आंकड़ों की माने तो रिकवरी रेशियो बहुत कम है। जैसा कि इसी केस में हमने देखा कि 4.43 करोड़ का स्कैम होने के बाद, 36,000 अकाउंट फ्रीज होने के बाद भी उस विक्टिम को एक भी पैसा नहीं मिला था। तो सवाल यह उठता है कि जो भी पैसा उन अकाउंट में फ्रीज किया गया, उनका आखिर होता क्या है और विक्टिम को पैसे मिलते क्यों नहीं है। तो यहीं पर वो भ्रष्टाचार जिसके बारे में मैं इशारे कर रहा था, ये छुपा हुआ है, जो कि बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। एक्चुअल में इस सारी व्यवस्था के जो एक्चुअल बेनिफिशियरी हैं वो कौन है, ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो अब तक के वीडियो में हमने तमाम सारे किरदारों का जिक्र किया, अब हम उनकी भूमिकाओं के बारे में जिक्र करने वाले हैं। और आपके तमाम सारे सवाल जो आपके मन में चल रहे होंगे
उनके जवाब भी आपको आगे आने वाले हिस्से में मिल जाने वाला है। तो सबसे अव्वल, सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है साइबर अपराधी, जो कि इंडिया में नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कई सारे वीडियोस में, बहुत सारे इंडियंस को अगवा करके वहां ले जाया जाता है, साइबर स्लेव बनाया जाता है, और बहुत सारे इंडियंस जो है वहां पैसों के लालच में भी साइबर ठगी का काम कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। किसका साथ दे रहे हैं? चाइनीज स्कैमर है, मलेशियन स्कैमर है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, दुबई, इस तरह की लोकेशंस में ये बैठ करके इंडियंस को निशाना बना करके ठगी का शिकार बना रहे हैं। तो मेन किरदार है साइबर अपराधी। अब मान लीजिए विक्टिम मैं हूं, मेरा नाम है अजय और मेरे साथ 5 करोड़ रुपए की ठगी हो गई है। ठगी कौन सी है? शेयर ट्रेडिंग स्कैम है। मुझे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ले जाया गया, वहां पर तमाम सारे ऐसे स्टॉक्स दिखाए गए मैनिपुलेट करके, मैंने उन पर विश्वास कर लिया और मैंने उनके बताए हुए मान लीजिए 10 खातों में 50-50 लाख रुपए करके 5 करोड़ रुपए दे दिए साइबर अपराधियों को। अब मैं हूं विक्टिम, ठीक है। मुझे जब एहसास हुआ, अच्छा आज के जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं उनकी मेन खासियत यह है कि विक्टिम्स को बहुत दिनों तक, लगभग 1 महीने 2 महीने तक पता ही नहीं चलता कि उसके साथ साइबर अपराध हो चुका है। चाहे वो प्रीपेड टास्क स्कैम हो, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट स्कैम हो, या फिर शेयर ट्रेडिंग स्कैम हो, आजकल जितने भी ये ऑर्डर ग्रैबिंग वाले स्कैम चल रहे हैं, इसमें विक्टिम्स को काफी दिनों तक ये पता नहीं चलता है कि वो किसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। ऑनलाइन गेमिंग में भी ऐसा ही है। जितने भी फेक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर आप शुरुआत में पैसा लगाते हो, फिर आपको कई बार रिटर्न मिलता है, कई बार नहीं मिलता। छोटा अमाउंट लगाओगे तो पैसे आपको मिलेंगे, बड़ा अमाउंट लगाओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ बहाने मारे जाएंगे, और उस चक्कर में इतना समय निकल चुका होता है कि जब आपने पैसा दिया है और जब आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर रहे हैं, उस बीच इतना समय निकल चुका होता है कि जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा कि जब वो 4 करोड़ 43 लाख रुपए की कंप्लेंट हुई तो 36,000 बैंक अकाउंट्स तक वो पैसे पहुंच चुके थे। तो ऐसा नहीं था कि आज मुझे पता चला और मैंने आज ही फ्रीज करा दिया या आज ही कंप्लेंट कर दी तो शायद पैसे मिलने की गुंजाइश ज्यादा होती है। तो अजय के साथ स्कैम हुआ 5 करोड़ रुपए का, साइबर अपराधी ऊपर बैठा है, उसको पैसे लेने हैं, तो पैसे लेने के लिए वो किस चीज का इस्तेमाल करता है? बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करता है। अब दूसरे किरदार की एंट्री होती है। वो बैंक अकाउंट किसका होता है? वो किसी गार्ड का होता है, किसान का होता है, या कोई आदतन अपराधी है जो कि अपना बैंक अकाउंट खुद रेंट देना चाहता है, ये जानते हुए भी कि ये साइबर अपराध का पैसा है, तो वो भी अपने अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कई केस में ऐसा होता है कि बैंक अधिकारी जो है वो मिले होते हैं, वो दूसरों की केवाईसी निकाल करके, जेन्युइन लोगों की केवाईसी निकाल करके उनके खाते बना देते हैं, करंट अकाउंट बना देते हैं, और वो फिर साइबर अपराधियों को भेज देते हैं। तो अजय ने, यानी कि विक्टिम ने, जो पैसे पे किए वो लेयर 1 में 10 अकाउंट्स में पे किए। वो 10 अकाउंट्स बिलोंग्स टू, एक किसान का अकाउंट है, एक स्टूडेंट का अकाउंट है रेंट पर लिया हुआ, तो वो म्यूल्स हैं सारे बेसिकली, या फिर आदतन अपराधी हैं। मैंने 5 करोड़ रुपए उन खातों में डाल दिए। अब वो लेयर 1 के खाते हैं। जब मैं कंप्लेंट करूंगा, आज से मान लीजिए 6 महीने बाद मैंने कंप्लेंट की, या 1 महीने बाद कंप्लेंट की, या 15 दिन बाद कंप्लेंट की, साइबर अपराधी बहुत होशियार है, वो वहां रखेगा नहीं पैसे। तो लेयर 1 में जितना भी पैसा था उसने क्या किया? इमीडिएटली वो पैसा लेयर 2 में ट्रांसफर कर दिया। लेयर 2 में कौन है? वहां पे भी म्यूल अकाउंट्स है। अब लेयर 2 में जो बैठा हुआ बंदा है उसको ये काम दे दिया, भैया कि तुमको क्रिप्टो बाय करना है, यूएसडीटी बाय करना है, और हमें P2P के थ्रू आप यूएसडीटी ट्रांसफर कर देना और हम आपके खाते में पैसे भेज रहे हैं। तो जिस बंदे ने वो क्रिप्टो परचेस करके यूएसडीटी बाय करके P2P से उनको भेज दिए आगे, उस बंदे को जो पैसे दिए गए वो कहां से दिए गए? वो दूसरे अकाउंट से दिए गए। तो मैं एक विक्टिम हूं, मैंने वो पैसा उन 5 अकाउंट्स में दिया था, 10 अकाउंट्स में दिया था, उन 10 अकाउंट से पैसा आगे गया, वहां से क्रिप्टो के थ्रू एक्सचेंज होकर के बाहर चला गया, ठीक है ना। पैसा सिस्टम से बाहर जा चुका, यानी कि साइबर अपराधी जो ऊपर बैठा हुआ है उसको 5 करोड़ में से 4 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब वो 1 करोड़ रुपए, ये मैं आपको एक परसेंटेज बता रहा हूं समझने के लिए, वो 1 करोड़ रुपए जो बचे हैं वो बटने के लिए बचे हैं। वो किसको किसको बटने वाले हैं? सारे म्यूल्स को बटने वाले हैं, जितने भी म्यूल्स उसने बीच में एंगेज किए। और एक अकाउंट तो है नहीं, जैसा कि हमने बताया 36,000 अकाउंट्स हैं। तो यहां मान लीजिए कि म्यूल अकाउंट्स 2,000 है, 3,000 है। उसके बाद ये जो म्यूल अकाउंट्स हैं इनसे पैसा आगे ट्रांसफर होता है। कैसे होगा भैया? किसी ने गेम खेल लिया, ठीक है, इलीगल गेम था, उसको नहीं पता था। नॉर्मली हमें पता होता है कि ऐड देखा हमने, कोई इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहा है, हमने डाउनलोड कर लिया, खेल लिया। खेल के जो पैसा आया, पता चला 50 रुपए लिए थे, हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तमाम सारे प्रीपेड टास्क स्कैम या जो यही शेयर ट्रेडिंग स्कैम जो मेरे साथ हुआ है, उसमें भी स्टार्टिंग में आपको लालच में लाने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं। इनिशियली आपको टास्क दिया जाएगा कि YouTube की किसी वीडियो को लाइक करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, या गूगल में कोई रिव्यू दे दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए, तो हम आपको 150 रुपए दे देंगे। इस लालच में आकर के आप इस तरह के स्कैम में फंसते हैं। तो वो लोग जिन्होंने इनिशियली पैसा रिसीव किया होता है, वो पैसा भी
इन्हीं म्यूल अकाउंट से आता है। तो वो म्यूल अकाउंट जिसमें कि अजय का 5 करोड़ रुपए ठगा हुआ जो गया था, प्लस उन्हीं अकाउंट का इस्तेमाल वो किसी डिजिटल अरेस्ट के विक्टिम के लिए भी कर रहे हैं, वो भी उन्हीं अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। और जब तक वो अकाउंट एक्टिव है, यानी कि जब तक इनमें से कोई एक विक्टिम आकर के कंप्लेंट नहीं करता, तब तक वो बैंक अकाउंट एक्टिव रहते हैं और उन बैंक अकाउंट से पैसे फर्दर ट्रांसफर होते रहते हैं। तो जिसने गेम खेल करके पैसे लिए थे, मान लीजिए 5,000 रुपए गेम खेल करके ले लिए, अब वो बंदा जाता है किसी चाय वाले के यहाँ, वो जाता है किसी पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी पार्क करता है, या फिर किसी अपने दोस्त को पैसा देता है, या अपने ही किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो जिस दिन मैं कंप्लेंट करूंगा, अजय को रियलाइज होता है 30 दिन बाद कि नहीं, मेरे साथ साइबर क्राइम हो गया है जी, क्योंकि यहाँ पैसे नहीं मिल रहे, क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 1 महीने से मैं एंगेज था, बात कर रहा था, अब मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एनसीआरपी पोर्टल पे गया, एनसीआरपी पोर्टल में मैंने कंप्लेंट दर्ज कर दी कि भैया मेरे साथ ये स्कैम हो गया है, ये ट्रांजेक्शन आईडीज है। एनसीआरपी पोर्टल ने क्या किया, ऑटोमेटिकली वो सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जहां जहां तक वो पैसा पहुंच चुका है, और वो पैसा बहुत ही रूट लेवल तक पहुंचता है। मैंने आपको कई एग्जांपल्स दिए, ठीक है ना। तो उन सबके बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, पैसा सिस्टम से निकल चुका है, साइबर अपराधी के पास पैसा पहुंच चुका है। अब मेरा केस ट्रांसफर किया जाता है मेरे नियरेस्ट थाने में, ठीक है। मान लीजिए मैं लखनऊ में रहता हूं, लखनऊ में मेरा नियरेस्ट जो थाना होगा वहां पर वो केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और मुझे कहा जाएगा कि जाइए अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलिए, और ये जितने अकाउंट जो फ्रीज हैं, जिसमें जितना जितना पैसा लीन में है या जो फ्रीज पड़ा है, उसको क्लेम करने की प्रक्रिया आपको अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से जाननी होगी। आप पहुंचते हो, आप कौन हो, आप विक्टिम हो, आप जाते हो, आप प्रेशर करते हो कि सर हाथ जोड़ रहे हो, पैर जोड़ रहे हो, मेरे 5 करोड़ गए, कि प्लीज मेरा पैसा रिकवर करा दीजिए, इन अकाउंट्स में पैसे हैं, उनसे चाहिए। तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, अब वो दूसरा किरदार है, ठीक है ना, वो बहुत खास किरदार है, क्योंकि वो जो भूमिका अदा करता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ भ्रष्टाचार की, वो वही करता है। तो वहां पर बैठा हुआ आदमी आपसे कहता है हाँ नहीं हमने स्टेटमेंट निकलवा लिया है, हम क्या करें, कोई आ नहीं रहा है, हाँ देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। उसके बाद जो बड़े पैसे जहां पर गए होते हैं, जिन अकाउंट्स में गए होते हैं, जैसे इस केस में 9 अरेस्ट हुए थे जो मैंने आपको बताया, तो उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट जिनको किया जाता है उनके पास पैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि पैसा तो उन्होंने आगे दे दिया ना, 10% कमीशन पे तो काम किया था, और वो 10% उनके अकाउंट में आए थे, वही जो है बाद में साइबर क्राइम ने फ्रीज कर दिए। तो अल्टीमेटली उनको फ्रीज किया हुआ पैसा भी नहीं मिला, क्योंकि वो अकाउंट में फ्रीज है। दूसरा, बाकी पैसा उन्होंने आगे यूएसडीटी के फॉर्म में भेज दिया, तो उनके पास कुछ बचा नहीं। तो उनको अगर अरेस्ट भी कर लेंगे तो क्या अजय को पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। साइबर क्राइम में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पैसा रिकवर नहीं हुआ तो फिर पैसा आपको नहीं मिलेगा, भूल जाइए, चाहे कितना भी बड़ा अमाउंट क्यों ना हो। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के विक्टिम्स की, दूसरे किरदारों की। ये किरदार वो हैं जिनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए। अब मान लीजिए संजय के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए थे, जो उसके खुद की अर्निंग के पैसे थे, और फ्रॉड का पैसा आया था सिर्फ 2,000 रुपए। तो अब संजय क्या करेगा? संजय सबसे पहले अपने बैंक जाएगा। संजय को क्या करना चाहिए? बेसिकली अपना बैंक अकाउंट फ्रीज कराने के लिए संजय को जाना पड़ेगा अपने बैंक कि सर मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। अब बैंकर जो है, अगर वो सभ्य हुआ, अगर वो प्रोसेस का जानकार है, तो वो आपको बताएगा ठीक है भाई, ये रही एक्नॉलेजमेंट कॉपी, ये लेके जाओ, इसमें देख लो सब कुछ लिखा हुआ है, ये कंप्लेनेंट है, ये किस थाने से आपको कंप्लेंट दी गई है, उस थाने का कॉन्टैक्ट डिटेल है, उनको अप्रोच के लिए, ये ट्रांजेक्शन आई थी आपकी फला फला तारीख को, इसके लिए आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। अगर कोई ढंग का आदमी होगा, बदतमीज व्यक्ति होगा, तो जैसा मैंने आपको दिखाया, वो आपको हड़काएगा, आपको ही साइबर अपराधी साबित करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर इस तरह का सामना करना पड़ सकता है। अब आपको एक्नॉलेजमेंट कॉपी मिल गई, एक्नॉलेजमेंट कॉपी मिल गई, तो आप सोचते हो कि चलो यार लोकल हम लोग अपने थाने में जाते हैं, वहां बात करते हैं, तो मना कर देंगे कि नहीं यहाँ से नहीं होगा, वहीं से होगा जहां से फ्रीज हुआ है। अब वो संजय जिसका अकाउंट फ्रीज हुआ है, मान लीजिए वो राजस्थान में रहता है, वो बिजनेसमैन है, अब उस राजस्थान से उसको लखनऊ आना है। किसके पास आना है जी? उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास आना है जिसके पास मैं दौड़ रहा हूं, मैं विक्टिम अजय। अजय दौड़ के जा रहा है कि सर मेरे पैसे दिला दो, वहीं पर वो 10,000 लोग भी हाथ पैर जोड़ के जा रहे हैं, सर मेरा बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दो, मैंने तो सर गेमिंग से पैसे लिए थे। तो वो जो आईओ बैठा हुआ है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बैठा हुआ है, वो जानता है, उसको पता है कि यार तुमने गेम से ही पैसे लिए होंगे, तुमने प्रूफ भी दे दिया, पर वो आपको ये हड़काता रहेगा, डराता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ऐसा होता है, बट बहुत सारे केसेस मैंने अब देख लिए हैं जिसमें कि ऐसा ही हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, पहले विक्टिम को डराते हैं कि नहीं FIR हो जाएगी, तुम अरेस्ट हो जाओगे, फलाना है ढिमका है, तुम यहाँ पर आकर के बात करो। फोन तक नहीं उठाते, ईमेल का रिप्लाई तक नहीं करते। ऐसे हजारों केसेस हमने देखे हैं जहां वो रिप्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या है, अब आपको बुलाया जाता है वहां पर। जब आप वहां पहुंचते हैं तो 2 ही केस हो सकते हैं, या तो आप खुद पहुंचो, या फिर जब आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप वकील के थ्रू रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं, यानी कि आप खुद जाने की बजाय किसी वकील को अपने बिहाफ पर वहां भेजें,
या फिर वकील के थ्रू आप एक नोटिस डलवाएं और अपनी बात रखवाएं कि नहीं, हमने तो ये पैसा यहां से लिया था, वहां से लिया था। हर केस में मैं आपको बता रहा हूं, हर केस में जो पैसा आपके खाते में आया है, अगर आप कोर्ट भी चले गए तब भी कोर्ट ये बोलेगा कि अकाउंट अनफ्रीज कर दो, लेकिन वो अमाउंट जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो आपको वहां रखना पड़ेगा तब तक कि जब तक कि अजय का केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है। अजय के केस में जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है आप वो अमाउंट यूज नहीं कर सकते हैं। फिर कायदे से ये होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक एनओसी साइन करके आपको दे दे कि ठीक है, मैं संतुष्ट हूं कि आपका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपकी हमने खाते की जांच कर ली, स्टेटमेंट देख लिया कि एक अमाउंट छोटा मोटा आया था और गलती से आपने ले लिया, कोई बात नहीं। तो होना ये चाहिए कि उसको एक एनओसी बना करके भेज देना चाहिए बैंक को कि ठीक है, ये अकाउंट अनफ्रीज कर दो, हमने इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि पहले उसको वहां बुलाया जाता है, फिर उसके खाते की देखी जाती है कि उसमें कितने पैसे हैं, क्या है, कितना मोटा आसामी है, उसके हिसाब से फिर उससे ब्राइब मांगी जाती है। यानी कि परंपरा बन चुकी है कि पहले तो वो पैसा दो जो विक्टिम का है, जो कि अजय को मिलना चाहिए कायदे से, तो वो पैसा उनसे ले लिया, प्लस वकील के चार्ज ले लिए, प्लस घूस ले ली, तीनों चीजें मिला करके अच्छा खासा सम। तो यहां पर एक बड़े लेवल का भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें कमा कौन रहा है? वकील साहब कमा रहे हैं, वो तो उनका प्रोफेशन है, वो तो आपकी हेल्प ही कर रहे हैं ना, संजय की हेल्प ही हो रही है वहां पे, संजय को जाना नहीं पड़ा, कुछ पैसे देकर के संजय का काम हो गया। अब संजय यहां पर अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि अजय जो कि विक्टिम है, अगर उन बैंक अकाउंट से उस पैसे को क्लेम करना चाहता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पहले एफआईआर दर्ज करेगा, उसके बाद अजय को भी एक लॉयर हायर करना पड़ेगा। वो लॉयर क्या करेगा, वो मेरे बिहाफ पर कोर्ट जाएगा और कोर्ट जाकर के कोर्ट ऑर्डर लेकर के आएगा उन अकाउंट्स के अगेंस्ट कि हाँ, ये पैसा अजय का है, साइबर अपराध हुआ था, पुलिस वहां पर रिपोर्ट लगाएगी कि हाँ, हमने इन्वेस्टिगेशन की और ये पैसा अमुक अमुक बैंक अकाउंट्स में पाया गया है, तो वो अजय को मिलना चाहिए। अब वो जो कोर्ट है वो सुनवाई के बाद एक एनओसी जारी करती है। जब कोर्ट को अगर ये लगे कि हाँ, जांच सही है, तो फिर वो एक एनओसी जारी करती है। ये एनओसी उन बैंक्स को भेजा जाता है जिन बैंक्स में वो पैसे फ्रीज हैं, उन बैंक्स को भेजा जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा कि ये पैसे अजय को फलाने फलाने अकाउंट में दे दिए जाए। वो कितने पैसे हैं भाई, मैंने बताया ना, 4 करोड़ तो निकल चुके। तो जो थोड़े बहुत पैसे इन 15,000 अकाउंट्स में फ्रीज हैं, उनको क्लेम करने के लिए मैंने यहाँ पर वकील हायर किया, उसको भी मैंने पैसे पे किए। ठीक है, तो उधर अनफ्रीज कराने के लिए भी लोग वकील हायर कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पर वकील हायर कर रहा हूँ। उनके बिना कोई गुजारा नहीं है। अच्छा, वो एनओसी मिलने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा जो उन बैंक अकाउंट्स में है वो मुझे मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उन्हीं बैंक अकाउंट के अगेंस्ट कई सारी कंप्लेंट्स हैं। उन बैंक अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं और मैं कह रहा हूं मेरे 3 लाख गए थे, दूसरा कोई विक्टिम किसी और स्कैम का वो कह रहा है मेरे 2 लाख गए थे, तो अब वो बैंक को पैसा किसको देगी? यहां पे भी लड़ाई है, यहाँ पे भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कभी चलता है, कभी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर दिखाया जाता है कि किसका पैसा आया था पहले, कौन सा निकल गया। तो बहुत सारे पचड़े हैं इसमें, इतनी सारी चीजें हैं ना कि जनरलाइज करना ही बहुत मुश्किल है कि भाई यही प्रोसेस होगा और इसी प्रोसेस से चीजें सॉल्व होंगी। देखो, मैंने बहुत बार ये कहा है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, 1000, 2000, 500 रुपए के लिए कोई कंप्लेंट हुई है, खाते में पैसे नहीं है, उस अकाउंट को अबेंडेंट छोड़ दो, नया खाता किसी और बैंक में खुलवा लो। लेकिन अगर कोई नोटिस आता है तो उसका जवाब जरूर दीजिए, खुद हस्तलिखित जवाब लिख करके उनको मेल कर दीजिए, यानी कि डाक से भेज दीजिए, और साथ में ईमेल के द्वारा भी उनको अपना जवाब जरूर भेजिए। व्हाट्सएप पर संपर्क हो सकता है तो व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, कॉल पर संपर्क हो सकता है तो कॉल पर संपर्क कीजिए। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा हूं कि अगर इस तरह कोई नोटिस आए तो आप जवाब ना दें, बिल्कुल जवाब दें आप, लेकिन 1500 रुपए के लिए वहां जाना बिल्कुल वाजिब नहीं है, और खासकर तब जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं हो। तो संजय जद्दोजहद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संजय के खाते में 10 लाख रुपए है, और ऐसे ही लोगों की तलाश रहती है वकील साहब लोगों को भी, और ऐसे ही लोगों की तलाश होती है उन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की भी जिन्होंने अजय सिंह के पैसे, मतलब मेरे नाम के पैसे इन लोगों से ले लिए लेकिन मुझको नहीं दिया। जब भी मैं गया हाथ पैर जोड़ करके कि भाई साहब मुझे पैसे दिलवा दो, तो उन्होंने कहा कि क्या करें, कोई आया ही नहीं। जिनके अकाउंट फ्रीज किए गए थे उनके तो जेन्युइन पैसे आए थे, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो उनका अकाउंट बैठे बैठे इन्होंने अनफ्रीज करा दिया वहां पर। तो देखो, एट द एंड अजय को पैसे नहीं मिले, ठीक है, साइबर अपराधी अपना पैसा लेके चला गया, ठीक है। फिर जिन लोगों ने अप्रोच किया कि हमारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दो, उनसे घूस ले ली गई। एक तो उस अमाउंट के नाम पर जो फ्रॉड हुआ है वो पैसे भी ले लिए गए, वकील साहब ने पैसे कमा लिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने भी पैसे कमा लिए, इस पूरे सिस्टम ने पैसे कमा लिए। पर अंत में विक्टिम्स कौन बने? एक तो मैं जिसके साथ अपराध हुआ है, और एक वो लोग जिन्होंने अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए हजारों लाखों खर्च कर दिए हैं। तो अल्टीमेटली उपाय यही है कि बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है
तो बैंक्स हेल्प नहीं करती हैं, क्योंकि बैंक्स के हाथ में कुछ नहीं होता है। किसके हाथ में होता है? वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के हाथ में होता है। खुद जाइए या वकील साहब से रिप्रेजेंटेशन भेजिए, और अगर ये नहीं हो सकता है आपसे, तो आप अपनी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल दीजिए। उसके अलग अलग चार्जेस होते हैं, वहां पे भी आपको वकील को हायर करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आपको किसी को घूस देने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट में अपील कीजिए, बताइए कि आप इनोसेंट हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, और उसके हिसाब से फिर कोर्ट ऑर्डर करता है किसको? उसी साइबर अधिकारी को, कि भाई साहब इनका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाए। लेकिन अगेन, जैसा कि मैंने कहा, वो अमाउंट इन्वेस्टिगेशन तक फ्रीज रहता है, लीन रहता है। केस टू केस डिपेंड करता है कि आप कौन से लेयर में हैं। लेयर 1, 2, 3 में है तो बहुत सीरियस मामला है। 5, 6, 7, 8, 15, 20 में है तो मामला इतना सीरियस नहीं है। अमाउंट छोटा मोटा है तो बिल्कुल सीरियस मामला नहीं है। लेकिन अगर अमाउंट बहुत बड़ा है, और अगर आपके अकाउंट में, अगर आप आदतन इस तरह से पैसे लेते आ रहे हैं, 10 सोर्सेस से लिए हैं, तो आप संदिग्ध की कैटेगरी में आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको डरने की जरूरत है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी गिरफ्तार हो रहे हैं, ये म्यूल्स ही गिरफ्तार हो रहे हैं, वही लोग गिरफ्तार हो रहे हैं जिनके अकाउंट्स में पैसे आए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। आपके कोई सवाल है तो बिल्कुल वेलकम है, कमेंट सेक्शन में आप आकर के बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरी आईडी इंस्टाग्राम पर AJ Talks, मैसेज कीजिए, कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, हाइप कर दीजिएगा ताकि वीडियो को थोड़ा पुश मिले। अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।